ना तो लास्ट थिंग इसके इस पेशेंट की हम लोग क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सेम इन्वेस्टिगेशन है। नंबर 1 हम ईसीजी कर लेंगे। चूँकि लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है तो ईसीजी के ऊपर हमें ऐसे चेंजेस मिलेंगे कि आपकी जो ये PQRS और T वेव होती है ना, फिर होती है PQRS P और ये जो QRS है ये ऐसे करके होगा, ठीक है, देन T वेव। तो मैंने आपको बताया था कि जो QRS जब तकरीबन 7 बड़े बॉक्सेस से ज़्यादा का एरिया कवर करे तो उसका मतलब होता है वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। सो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हमें पता चल जाएगी। उसके अलावा जो ST और T वेव्स हैं उनके अंदर भी चेंजेस आते हैं और सेप्टल Q वेव जो है वो भी प्रेजेंट होती है कुछ लोअर लीड्स के अंदर, लोअर और इन्फीरियर वॉल की लीड्स के अंदर, ठीक है। नंबर 2 फिर हम लोग एको कर लेंगे। एको के ऊपर भी हमें फ़ौरन जो है वो सेप्टल हाइपरट्रॉफी नज़र आ जाएगी कि सेप्टम के अंदर एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी मौजूद है। इसी तरह हमें ये भी नज़र आ जाएगा कि हमारी जो माइट्रल वेल्व है वो इंटीरियरली मूव करके आई हुई है और वो आउटफ्लो को मज़ीद ख़राब कर रही है, और अगर विगरसली कॉन्ट्रैक्टिंग वेंट्रिकल है तो वो भी दिख जाएगा, ठीक है। और लास्टली हमने कार्डियक कैथेटराइजेशन करनी होती है ताकि हम हार्ट के चैम्बर्स के अंदर प्रेशर जो है वो मेजर कर सकें। सो ये भी कर सकते हैं। सो ईसीजी है, एको है और कार्डियक कैथेटराइजेशन है। नाउ अब आप लोग ट्रीटमेंट तो मुझे खुद ही बता सकते हैं कि अगर पेशेंट को ज़ाहिर है ऑन एक्सर्शन चेस्ट पेन है तो ये वही उस तरह का सीन है ना जैसे एंजाइना में चेस्ट पेन होता था ऑन एक्सर्शन। तो हमारे पास जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो यही है कि हम हार्ट के काम को कम कर दें। सो हार्ट का काम कम करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर देते हैं, ठीक है, फर्स्ट लाइन। लेकिन बीटा ब्लॉकर नहीं है तो ऑल्टरनेटिवली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिए जा सकते हैं, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अलावा हम जो है वो डाइसोपायरामाइड जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स मेरा ख्याल आती है वो भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि इस पेशेंट को अरिथमियाज डेवलप होते हैं तो अरिथमियाज के लिए जो बेस्ट ड्रग है 3rd जनरेशन पोटाशियम ब्लॉकर अमाइडरोन, वो हम देंगे। साथ में अगर पूलिंग है ब्लड की, चूँकि वेंट्रिकल का रास्ता बड़ा तंग है और ऊपर ब्लड जा रहा है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन अगर होगी यानी मल्टीपल फोकाई इन द एट्रिया बन जाएंगे तो एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए हमने क्या देनी होती है पेशेंट को एंटीकोएगुलेंट, क्योंकि अगर हम एंटीकोएगुलेंट नहीं देंगे तो एट्रियल फिब्रिलेशन के बाद थ्रोम्बस एम्बोलिज्म और डेथ हो सकती है, ठीक है। और अगर हम देखें कि पेशेंट बार बार बेहोश हो रहा है, सिनकपी के एपिसोड्स हैं, तो फिर हम इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर देते हैं। कौन सी ड्रग्स आपने यहाँ अवॉइड करनी है? यहाँ आपने डिजॉक्सिन और नाइट्रेट्स अवॉइड करने हैं। मैंने शायद नहीं बताया लेकिन मैं बताती हूँ कि इसका भी एक सिनेरियो आता है कि एक पेशेंट को एक्सर्शन पे चेस्ट पेन हुआ जैसे कि होता है एंजाइना में, हमने उसको नाइट्रेट्स दिया तो उसकी कंडीशन बेहतर होने की बजाय मज़ीद वर्सन कर रही है। और अब आपकी डायग्नोसिस क्या है? बेटे एंजाइना में जब हम नाइट्रेट्स लेते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वेसल्स डायलेट होती हैं, प्री लोड शोड कम होता है तो पेशेंट बेहतर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं क्योंकि वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, प्री लोड मज़ीद कम हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो उतनी ही इन्हांस्ड रहेगी, कार्डिक आउटपुट मेंटेन नहीं होगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर वो कहता है कि ये मेडिकल थेरेपी आपकी फ़ेल हो जाए तो फिर अदर सर्जिकल इंटरवेंशंस के अंदर हमने कहा बेसिकली ये जो सेप्टम है ये होता है ना मसला, तो हम इस सेप्टम की क्या करते हैं, एब्लेजन करते हैं, इसको जला देते हैं ताकि एरिया दोबारा से खुल जाए, इन्हांस हो जाए, या मायोमेक्टमी कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है मसल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाइपरट्रोफाइड हुए हैं तो इन मसल्स को काट लेंगे, मायोमेक्टमी कर देंगे, या डुअल चैम्बर पेसिंग भी कर सकते हैं, और उसके अलावा हम फिर कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, मुझे खुद एक्सर्शनल डेस्नी होना शुरू हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। सो हाइपरट्रॉफिक में आपने याद रखना है मोस्ट कॉमन है कंजेनाइटल है, म्यूटेशन होती है, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती है क्योंकि यहाँ हाइपरट्रॉफी है और माइट्रल वाल्व इंटीरियरली आई हुई होती है, सो ऑब्स्ट्रक्शन इन्हांस हुई हुई होती है। मोस्टली कहेंगे एक एथलीट था, यंग बच्चा था, वो एक्सरसाइज कर रहा था, जिम गया, फुटबॉल खेल रहा था, उसके एक्सर्शनल डिस्निया हुआ, चेस्ट पेन हुआ, उसके फादर की डेथ भी ऐसे ही हुई थी, या फिर हमने उसको नाइट्रेट्स दिए वो बेहतर नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें आपको इंडिकेट करती हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। या साथ में ये भी बता देंगे जी नाइट्रेट्स दी तो उसकी कंडीशन वर्सन होना शुरू हो गई। सो ये सारा कुछ जो है वो इसी के बारे में। नाउ लास्ट इज़ रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ये आसान सा, इसको फ़ौरन देख लेते हैं। सो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में ये होता है कि आपकी जो वॉल्स है ना ये स्टिफ हो जाती हैं, अब इनके अंदर अगर ब्लड आएगा तो ये रिलैक्स नहीं होती, ये वैसे ही रहती हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉर्मली जब ब्लड आके ना वेंट्रिकल्स पे टकराता है तो वेंट्रिकल्स ना स्ट्रेच हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्लड टकराता है तो ब्लड वापस ऊपर चला जाता है। जब ये ब्लड वापस ऊपर चला जाता है तो इसको कहते हैं स्क्वायर रूट वेव साइन, और ये स्क्वायर रूट वेव साइन तब अपेयर होता है जब ये वॉल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं। 12 लोग कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथीज़ में अगर हम देखेंगे तो जो वेंट्रिकल्स की फिलिंग है वो इम्पेयर हो जाएगी, ठीक है, वेंट्रिकल
की फिलिंग जो है वो इम्पेयर हो जाएगी, और वो फिलिंग इसलिए इम्पेयर होती है क्योंकि ये रिलैक्स तो होती नहीं है, ये स्ट्रेच तो होती नहीं है कि ब्लड आता जाए आता जाए आता जाए, बस थोड़ा बहुत आना है, बाकी सारा ये दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक कर रही होती हैं। सो वेंट्रिकल की जो फिलिंग है वो ठीक नहीं से हो पाती, क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल वॉल की जो कंप्लायंस है, जो स्ट्रेचेबिलिटी है, वो ख़त्म हो जाती है। अब अगर हम इसकी टियोलॉजी की बात करें तो ये ऑटो इम्यून रीजंस की वजह से हो सकती है, जैसे स्क्लेरोडर्मा, पोलीमायोसाइटिस, डर्मोमायोसाइटिस की वजह से। कोई इनफिल्ट्रेटिव डिजीज़ हुआ, फॉर एग्जांपल अमाइलाइडोसिस है जिसके अंदर वहाँ पे अमाइलॉइड प्रोटीन डिपॉजिट होता है, फाइब्रोसिस कर देता है, सार्कोइडोसिस है, ठीक है, या हीमोक्रोमेटोसिस है। इसी तरह जितने भी कोई स्टोरेज डिजीज़ हैं या एंडोमेट्रियल कार्सिनॉइड ट्यूमर्स वगैरह हैं, तो वो भी यहाँ आके फाइब्रोसिस। सो बेसिकली फाइब्रोसिस है, स्टिफनेस है, तो इसको हम कहते हैं कि रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है। अब आपने क्लिनिकल फीचर्स याद रखने हैं कि इस पेशेंट के अंदर जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर है ना, उसके सिम्टम ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट साइड फेलियर। इस वजह से क्योंकि वॉल स्टिफ है ना, तो ब्लड सारे का सारा एट्रिया में जाता है, एट्रिया से पल्मनरी सर्कुलेशन में, पल्मनरी सर्कुलेशन से लंग्स में, और लंग्स से वापस जो है वो आपकी राइट वेंट्रिकल में। सो यहाँ पे ये ब्लड की पूलिंग होती है तो इसको डेस्निया होता है, यहाँ एक्यूमुलेट होता है तो राइट एट्रिया और वीनस रिटर्न सारे का सारा बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है। सो इन पेशेंट्स के अंदर पीडल एडीमा मिलेगा आपको, जुगुलर वीनस प्रेशर रेज मिलेगा, S4 हार्ट साउंड मिलेगी। तो राइट वेंट्रिकल फेलियर के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। बॉडी के अंदर जो पेरिफेरल एडीमा है वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पल्मनरी एडीमा। थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट का चांस इसी वजह से ज़्यादा होता है क्योंकि ब्लड की पूलिंग है, क्योंकि ये सारा उसको एक्यूमुलेट नहीं कर पाता। टैकीरिदमिया स्टार्ट होते हैं। दो इंपॉर्टेंट साइंस आपने याद रखने हैं। एक को हम कहते हैं स्मॉल साइन। ये जो स्मॉल साइन है इसमें बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट का जुगुलर वीनस प्रेशर रेज्ड होता है, एलिवेट होता है जब भी पेशेंट इंस्पायर करता है। हम कहते हैं ना सांस अंदर ले, ऐसे करेगा तो उसका जो जुगुलर वीनस प्रेशर है वो क्या होगा, रेज्ड होगा। दिस इज़ नोन एज स्मॉल साइन। और एक होता है फ्रेडरिक साइन। इसमें ये होता है कि डायसिस्टोलिक कोलैप्स के साथ आपका जुगुलर वीनस प्रेशर रेज्ड करेगा, ठीक है। साथ में पेशेंट को पीछे की तरफ पानी जब सारा जाएगा तो एसाइटिस शुरू हो जाएगी, हेपेटोमेगाली जो मैं आपको राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में पढ़ा चुकी हूँ, एडीमा वगैरह, थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड। डायग्नोसिस अगेन वही डायग्नोसिस, हमने चेस्ट एक्सरे करना है, उसमें हम देख लेंगे चैम्बर्स का साइन, उसके बाद हमने ECG करनी है। यहाँ वेंट्रिकल का साइज नॉर्मल है क्योंकि वो तो सख्त दिल होके बैठी हुई है, सारा फ्लो पीछे एट्रिया में जाता है तो एट्रिया इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। सो वेंट्रिकल्स का जो साइज है वो क्या है हमारे पास, आई डोंट नो, जैसे कि वीडियो शेक करिए, पता नहीं, अच्छा कर तो रही है, अच्छा ओके। सो ये क्या होता है, आपकी राइट एट्रिया जो है वो यहाँ पे, या लेफ्ट एट्रियास जो है वो ज़्यादा इनलार्ज हुए हुए होते हैं जो आपको चेस्ट एक्सरेज पे नज़र आते हैं। उसके बाद हम इस पेशेंट की जो है वो ECG करते हैं, जैसे वहाँ की है, कार्डियक MRI करते हैं, कैथेटराइजेशन करते हैं, और एंडोमेट्रियल बायोप्सी गोल्ड स्टैंडर्ड है क्योंकि उसी बायोप्सी पे ही हमें पता चलेगा फाइब्रोसिस है या क्या डिजीज़ चल रहा है। सो मुझे बहुत गंद मार दी है लास्ट में लेकिन आप इसको देख लेना। और एक मैंने आपको बताया कि आपको जो है वो कैथेटराइजेशन पे एक साइन नज़र आता है जिसमें ब्लड जाता है और टकरा के वापस आ जाता है, इसको स्क्वायर वेव साइन कहते हैं, ठीक है। और कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, हम वारफरिन दे सकते हैं और इम्प्लांट डाल सकते हैं, ठीक है, डिफिब्रिलेटर या कार्डियक ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मोस्टली हमने कॉज ढूंढना है और उसको ट्रीट करना है, ठीक है। सो दिस इज़ इट। सो ये सारी की सारी बात हो गई आपके पास किसकी, कार्डियोमायोपैथीज़ की। सो कार्डियोमायोपैथीज़ के अंदर आप लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, नंबर 1 डायलेटेड, नंबर 2 हाइपरट्रॉफिक और नंबर 3 रिस्ट्रिक्टिव। डायलेटेड में वो डायलेट हुआ था, हाइपरट्रॉफी में ये सारा मसला था, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन थी, और रिस्ट्रिक्टिव में जो सख्त बंदा बन के ना, सख्त हो के बड़ा बैठा हुआ था। अब मोस्टली मैंने आपको बताया कि जो केस आता है ना वो हाइपरट्रॉफी में से आता है, और यहाँ पे एक केस था भी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मोस्टली जो केस आना होता है वो हाइपरट्रॉफी से ही आता है। ओके, ये एक सेकेंड है मुझे, ठीक है। ये आप देखें कि एक वो कह रहा है कि 20 ईयर ओल्ड मेल है, क्यों शेक कर रही है, एक 20 ईयर, कोई जिन तो नहीं आ गया इस नंबर में, बहरहाल ये पढ़ लें फिर हम जा रहे हैं। एक 20 ईयर मेल प्रेजेंट करता है कंप्लेन ऑफ एक्सर्शनल चेस्ट पेन और डिस्निया के साथ, ठीक है। एक देखो 20 ईयर है और उसको एक्सर्शनल चेस्ट पेन और डिस्निया कब हुआ है, जब वो वॉक कर रहा है। उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है कार्डियक डिजीज़ की, लेकिन उसके फादर जो है वो इसी वजह से डेथ हुई थी। उसकी पल्स 100 है, जर्की है, BP उसका इतना है, रेस्पिरेशन रेट इतना है, उसकी एपिकल इम्पल्स जो है वो पैल्पेबल है, जो डिस्प्लेस नहीं है। सिस्टोलिक मर्मर बेस ऑफ द हार्ट पे है और पेन सिस्टोलिक मर्मर एपिकल एरिया पे है, 4 भी है। दिस इज़ हाइपरट्रॉफी का केस। और बाकी जो है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट में कंटिन्यू करती हूँ, देखती हूँ फिर उनको कोई इशू हुआ है या क्या हुआ है।